सो इस क्लास में हम जो स्लाइड है, इस स्लाइड पे हम लोग लास्ट क्लास एंड किए थे और इसको कंटिन्यू करना है। सो हमारा जो कई तरह का डीएनए होता है, वो किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है, वो अपने ट्विस्टिंग एंड जो ट्विस्ट करने के दौरान उसके कई तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर आते हैं। सो इस डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का उसका विड्थ है एंड किस तरह का उसमें कितना तरह का बेस पेयर अटैच्ड है, इसके आधार पे डीएनए को कई भागों में डिवाइड किया गया है। सो तो जो तुम्हारा कॉमनेस्ट डीएनए है वो तुम्हारा बी डीएनए है। एंड बी डीएनए का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये राइट ट्विस्टेड होता है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल है एंड एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मींस कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी मेंटेन करता है। एंड ऑब्वियसली बेसिस जो होगा वो तुम्हारा इनसाइड में होता है। दीज आर द बेसिस दैट आर लाइंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड दीज आर इनसाइड, मतलब जो तुम्हारा बाहर जो होता है वो फॉस्फेट देन शुगर देन बेस, है ना। इस तरह से डीएनए जो होता है वो अपने न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करता है। एक जो बी डीएनए होता है उसका डायमीटर तुम्हारा 20 एंगस्ट्रम होता है। ये तुम्हें लास्ट क्लास में यहाँ पे बता दिया गया कि इसका डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रम होता है। एंड एक जो कंप्लीट टर्न होता है उसमें लगभग 10 बेस जो होते हैं, वो बेस पेयर जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो जो एक कंप्लीट हेलिक्स है, एक कंप्लीट हेलिक्स है, उसका लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रम होता है। और क्योंकि एक तुम्हारा कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर अटैच्ड होते हैं, इसलिए दो बेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रम होता है। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है कि तुमसे क्या पूछ रहा है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि डायमीटर ऑफ डीएनए, तो सिंपल तुम्हारा जो आंसर होगा वो 20 एंगस्ट्रम होगा। अगर तुम्हें पूछा कि लेंथ ऑफ डीएनए है ना, तो तुम्हें बताना होगा कि इट इज 34 एंगस्ट्रम। बट अगर तुमसे अगर ये पूछता है कि दो बेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इट इज 3.4 एंगस्ट्रम, है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछता है इस पे तुम्हारा मतलब आंसर जो होगा वो डिपेंड करेगा। एंड ऑब्वियसली इसमें जो होते हैं मेजर एंड माइनर ग्रुप्स जो है वो पाए जाते हैं। सो दीज आर द मेजर ग्रुप्स, जो मतलब कि ज्यादा अंदर की ओर जो तुम्हारा ग्रुप्स होता है उसको हम लोग मेजर ग्रुप कहते हैं। एंड जो तुम्हारा कम जिसमें तुम्हारा इस तरह का ग्रुप होता है, कम जिसकी गहराई होती है, उसको हम लोग माइनर ग्रुप कहते हैं। थोड़ा उधर जाके बात करो ना, डिस्टर्बेंस। एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसमें होता है, राइट। ये सब तुम्हें लास्ट क्लास में डिस्कस करके बता दिया जा चुका है कि जो एडेनिन है वो पेयर करता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन जो है वो पेयर करता है गुआनिन के साथ। एंड जो चारकाफ ने जो इक्विवेलेंस रूल दिया था, जिसके अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिडोइन। और क्योंकि और जो अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्यूरिन, सो वी कैन कंक्लूड दैट एडेनिन इज मस्ट बी पेयर विथ थाइमिन एंड साइटोसिन मस्ट बी पेयर विथ गुआनिन। सो क्योंकि जो साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में तुम्हारा 3 लिंक होता है, 3 बॉन्ड होते हैं इसमें, एंड एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में तुम्हारा डबल बॉन्ड होता है। इसलिए जो साइटोसिन एंड तुम्हारा गुआनिन है उसके बीच का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द एडेनिन एंड थाइमिन। सो ये सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। ना हम लोग आए थे कि फॉर्म क्या है डीएनए का, बी डीएनए को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ देयर अनदर form of DNA, the bDNA, you already have discussed it. Now aDNA, zDNA and 4-stranded DNA. So bDNA is right-handed double helix model with a wide and narrow groove, and aDNA major groove is very deep and the minor groove is quite shallow. एडीएनए जेड डीएनए ये जो होता है वो डाई न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो मतलब कि इसमें डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। तुमने देखा होगा जो नॉर्मल तुम्हारा बी डीएनए है उसमें तुम्हारा वन मतलब कि एक जो तुम्हारा होता है, एक जो टर्न होता है उसमें तुम्हारा 1 न्यूक्लियोटाइड होता है। बट यहाँ पे जो जेड डीएनए होता है वो 1 जो तुम्हारा उसका टर्न होता है उसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। एंड इसलिए इसका विड्थ जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना। सो ये तुम्हारा जेड डीएनए है ना। जेड डीएनए का ऑब्वियसली जो तुम्हारा हेलिक्स है उसका लार्जर पिच होगा। एंड ये क्योंकि इसमें ज्यादा देख रहे हो कि एक जो तुम्हारा टर्न है इसमें तुम्हारा 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो होते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल होता है। और इसलिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो तुम्हारा विड्थ जो नॉर्मल बी डीएनए का वो 20 एंगस्ट्रम होता है, इसका 40 एंगस्ट्रम हो जाता है।
सो बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं जाना है। नाउ जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करके क्रोमोसोम बनाता है एंड उसमें क्या-क्या और भी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो उसके कॉइलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यू नो दैट डीएनए इज द लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत लंबा उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत, उसका लेंथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। एंड हमारा जो सेल होता है एक सर्कुलर सेल होता है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए डीएनए को अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए उस स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको मतलब कॉइल करने में हेल्प करते हैं। तो सो दीज स्ट्रक्चर आर हिस्टोन्स, ऑल्दो दीज हिस्टोन्स प्रोटीन आर एब्सेंट इन एनी टिपिकल बैक्टीरियल सेल। सो ये प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स मॉलिक्यूल नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन्स मॉलिक्यूल होता है। सो हिस्टोन्स जो होते हैं वो दे आर रिच इन बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन एंड आर्गिनिन, साइड चेन हैज अ पॉजिटिव चार्जेस. So since these histone molecule have a positive charges, so and DNA molecule is negatively charges, so these can attract each other to form a unit called the nucleosome. अब न्यूक्लियोसोम जो होता है यह कोड ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल अराउंड विच डीएनए हेलिक्स इज रैप, एंड न्यूक्लियोसोम आर फर्दर कंडेंस करके तुम्हारा क्रोमेटिन बनाएगा, एंड देन क्रोमेटिन जो होता है वो फर्दर कंडेंस करके तुम्हारा क्रोमोसोम मॉलिक्यूल्स बनाता है। सो ये तुम्हारा टिपिकल डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, जिसका कि जो तुम्हारा लेंथ है, जिसका तो डायमीटर है वो तुम यू ऑल नो दैट इट इज 2 nm और 20 एंगस्ट्रम। और जब वो न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाता है यानी कि उसकी जो हाइट है वो तुम्हारा क्योंकि इस न्यूक्लियोसोम मॉडल में अंदर जो होंगे वो कई तरह के हिस्टोन, कई मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो 4 तरह का होता है। सो ये चारों हिस्टोन मॉलिक्यूल जो होता है वो डीएनए को अपने चारों तरफ लपेट के 11 nm का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, एंड दिस इज द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। फिर ये जो न्यूक्लियोसोम है ये इस तरह से तुम्हें दिखेगा, जब वो फिर फर्दर कॉइल स्ट्रक्चर बना लेगा तो ये तुम्हारा एक मतलब कि क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा, मतलब जो इंडिविजुअल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इंडिविजुअल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्रोमेटिन, एंड देन क्रोमेटिन जो होगा वो फर्दर कॉइल करके तुम्हारा क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, इसमें तुम्हारा 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न में तुम्हारा 6 न्यूक्लियोसोम molecule होता है। This is one turn and you can see here that there are 6 nucleosome per turn. So this is the solenoid structure, and ये solenoid structure जो होता है वो further तुम्हारा coiled करके तुम्हारा chromatin like structure बनाता है, and then these chromatin are further condensed into chromosome molecules. सो ये तुम देखो इसमें तुम्हारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बाइंड करके और ये सोलेनाइड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। देन सोलेनाइड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है अगेन कंडेंस करके ये तुम्हारा क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड ये जो क्रोमेटिन है ये फर्दर तुम्हारा कॉइल करके क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। सो एक टिपिकल क्रोमोसोम जो होगा वो तुम्हें इस तरह से दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर। जब तुम देखोगे जो हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुम्हें क्रोमोसोम जो होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। नाउ जो डीएनए का फंक्शन है तुम्हें सभी को पता है कि डीएनए का जो फर्स्ट फंक्शन है वो रेप्लिकेशन है, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा वो अपने जैसा एक और कॉपी बनाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द डीएनए रेप्लिकेशन। ये कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में ले जाने के लिए डीएनए जो होता है एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। यही जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करता है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, इसलिए ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं कि जो भी तुम्हारे अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है या कुछ भी बनने वाला है वो सारा का सारा जो डिसीजन फैक्टर है वो डीएनए मॉलिक्यूल के पास है। डीएनए ही जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एमआरएनए का सिंथेसिस एंड देन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ऑल मॉलिक्यूल इन द सेल। यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो काम है, डीएनए जो होता है ओवरऑल जो बॉस ऑफ द सेल है वो है, वो रेप्लिकेशन भी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर भी है, वो ब्रेन ऑफ द सेल है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ बनाना है सेल में, ये सारा का सारा डिसाइडिंग फैक्टर डीएनए के पास है, एंड ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल भी करता है। सो ये फिर हम इसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं कि नाउ व्हाट इज आरएनए। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना, और ये तुम्हारा आरएनए का स्ट्रक्चर है, और
इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि डीएनए एंड आरएनए के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है। द फर्स्ट डिफरेंस तुमने पहले वाले स्लाइड में देखा कि जो कार्बन मॉलिक्यूल होता है उसके 2 प्राइम पोजीशन पे जो शुगर मॉलिक्यूल होता है उस पे ऑक्सीजन पाया जाता है इन केस ऑफ आरएनए, बट इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ डीएनए, है ना। और दूसरा है कि जो तुम्हारा बेस यहाँ पे है, बेस जो है वो तुम्हारा जो जैसे एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ पेयर करता है, बट दिस थाइमिन इज एब्सेंट इन केस ऑफ RNA, it is uracil. So adenine pair with uracil and cytosine pair with guanine. So there is no thymine in RNA molecule. अब RNA जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कैसे करता है? दिस ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। और द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अनवाइंड टू एक्सपोज द बेसिस, है ना। ये जो तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल है सबसे पहले क्या करता है कि अनवाइंड करता है ना। अब ये जो तुम्हारा बेसिस एक्सपोज है जैसे थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, है ना, ये तुम्हारा अनकॉइल्ड पोर्शन है। अब ये जो है वो तुम्हारा जो भी मतलब अनकॉइल्ड पोर्शन है वो अपने अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है उसका सिंथेसिस करेगा, ठीक है। यू कैन सी हियर दैट जो मतलब कि जब ये थाइमीन है तो यहाँ पे एडेनिन होगा, थाइमीन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन, है ना। तो जो तुम्हारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए का सिंथेसिस है ना, यहाँ पे अगर एडेनिन है तो ऑब्वियसली ये यूरासिल होगा, एडेनिन है तो ये यूरासिल होगा, है ना। यहाँ पे गुआनिन है तो साइटोसिन होगा, है ना। यहाँ पे अगर तुम्हारा थाइमीन है तो ये तुम्हारा एडेनिन होगा। इस तरह से तुम्हारा एमआरएनए का जो सिंथेसिस यहाँ पे होता है। सो सीधा यहाँ पे तुम्हें दिखा हुआ है कि अगर एडेनिन है तो यहाँ पे यूरासिल होगा, बेस जो आरएनए में जो बेस होगा वो यूरासिल होगा। अगर थाइमीन है तो वो एडेनिन होगा, गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा। सो ये तुम्हारा एक सिंपल एमआरएनए मॉलिक्यूल है। किसी ने ज्वाइन किया, हैंग हो गया। So there are 3 types of RNA. The first RNA is messenger RNA, है ना. The second is tRNA, third is ribosomal RNA, and heterogeneous RNA and a small nuclear RNA. Heterogeneous RNA बस सिंपल ये जान लो कि ये वो RNA होता है जो कि डायरेक्टली मतलब DNA ने जो भी ट्रांसक्राइब किया। अरे यार 1 मिनट रुको, आ रहे हैं। So the first is mRNA जिसको कि हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, है ना। ये एक पर्टिकुलर जो मैसेंजर आरएनए होता है वो पर्टिकुलर जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट द हेट्रोजीनस आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। सो ये जो होता है वो रॉ आरएनए होता है, मतलब जो भी डीएनए मॉलिक्यूल अपना इंफॉर्मेशन। क्या हो गया? हेलो, क्या? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, हाँ मैम बोले स्क्रीन शेयर नहीं क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। बीच में ज्वाइन करने पे ना यही होता है। स्टॉप शेयर तो नहीं, शेयर तो हो रहा है। यस मैम, दिख रहा है? हम लोग में दिख रहा है मैम। तो हो गया मैम। यस हो मैम। गया। सो जो तुम्हारा हेट्रोजीनस आरएनए है वो एक रॉ आरएनए होता है। जो भी डीएनए मॉलिक्यूल अपना सारा इंफॉर्मेशन जो आरएनए मॉलिक्यूल को देता है वो हेट्रोजीनस आरएनए होता है।
अब उस आरएनए में तुम्हारा कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट दोनों ही होते हैं। जरूरी नहीं कि सारा का सारा जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है वो ट्रांसक्राइब करे, ठीक है ना। कुछ उसमें अनवांटेड पोर्शन भी होते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। तो वो जो आरएनए बनता है उसका फर्दर स्प्लाइसिंग होता है, उसका फिर मतलब कि तुम्हारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म होता है जिसमें कि वो उस अनवांटेड पार्ट को काट के हटा दिया जाता है। एंड जो तुम्हारा फाइनल जो तुम्हारा आरएनए बनता है, दैट आरएनए आर एबल टू ट्रांसक्राइब द मतलब a particular protein. So that particular RNA is known as the small nuclear RNA, है ना। और यही तुम्हारा जो आरएनए होता है वो एक्टिव आरएनए होता है, राइट। सो इन सब तीनों आरएनए के बारे में ऑलरेडी हम तुम लोग को बता चुके हैं कि मैसेंजर आरएनए होता है, देन ट्रांसफर आरएनए होता है, ये एडेप्टर होता है बिटवीन एमआरएनए एंड अमीनो एसिड। राइबोसोमल आरएनए जो होता है राइबोसोम का सिंथेसिस करता है एंड दिस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है इसका ओवरऑल तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है कि ट्रांसफर आरएनए ये ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। राइबोसोमल आरएनए ये सेवरल काइंड्स का होता है, सेवरल काइंड्स होता है, वेरिएबल इन साइज होता है। ये क्या करता है, कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम एंड प्रोवाइड द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए ये इसका साइज होता है वेरिएबल होता है, दैट मे बी लार्ज दैट मे बी स्मॉल एंड डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना बड़ा एमिनो एसिड्स कितना बड़ा प्रोटीन चाहिए। सो इसका साइज जो है वो तुम्हारा वेरिएबल होगा एंड ये ऑब्वियसली डायरेक्ट एमिनो एसिड सीक्वेंस टू द प्रोटीन सिंथेसिस। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये स्मॉल इन साइज होता है। दिस प्रोसेस इनिशियल एमआरएनए टू इट्स मैच्योर फ्रॉम इन यूकैरियोट्स, ऑलरेडी बताया जा चुका है। माइक्रो आरएनए ये स्मॉल होता है, दिस अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्मॉल इंटरफेयरिंग, जिसको कि हम लोग एसआई आरएनए बोलते हैं। ये आरएनए जो होता है वो स्मॉल होता है एंड ये सिंपली जो भी तुम्हारा एमआरएनए होता है जो जिसका सिंथेसिस चल रहा है उसके सिंथेसिस को ब्लॉक करने के लिए, मतलब उसका एंटी, जैसे कि अगर डीएनए है, डीएनए को अगर ब्लॉक करना हो तो उसका एंटी डीएनए अगर लग जाए, तो इसी तरह जो आरएनए मॉलिक्यूल है इस आरएनए के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस का जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है मैकेनिज्म को रोकने के लिए जो स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए होगा उसको हम लोग स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कहते हैं। सो दिस अफेक्ट जीन एक्सप्रेशन एंड यूज इन साइंटिफिक प्रोसेस टू नॉक आउट अ जीन बीन स्टडी, है ना। मतलब कि एक नॉकआउट मीन्स उसको हटाने के लिए, जिस जीन का तुमको स्टडी करना है उस जीन में हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए लगा देते हैं। ये उस पार्टिकुलर पार्ट से कंबाइन करके वहां से ब्रेकेज हो जाता है जिसको कि हम लोग फर्दर स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, है ना। टीआरएनए जिसको कि ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसमें ये तुम्हारा इस तरह से हैंड साइड्स में इस तरह का कोड एंड लूप्स इसमें बने हुए रहते हैं। इसका कई जो होता है साइट होता है, एक जो होता है जिसको कि एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं, है ना। यहीं पे तुम्हारा एमिनो एसिड जो होगा वो बाइंड करता है और ये तुम्हारा एंटीकोडोन लूप होता है। ये एंटीकोडोन लूप जो होता है यहाँ पे तुम्हारा एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड करेगा, है ना। जैसे 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 तुम्हारा एमआरएनए यहाँ पे एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका जो तुम्हारा जो कोडोन होता है, जो एमआरएनए जो डीएनए ने जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एमआरएनए पे, उसको हम लोग कोडोन बोलते हैं। वो कोडोन जो है वो यहाँ पे आके लग जाता है जिसको कि एंटी कोडोन लूप, है ना। जो टीआरएनए का एंटी कोडोन लूप होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है एंड फिर उसको लेके वो इस राइबोसोम जो राइबोसोमल आरएनए है जो कि तुम्हारा राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, उसके बीच में ये इस तरह से जाके मतलब कि अटैच करता रहेगा। ये तुम्हें फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में दिखाया जाएगा कि जैसे जैसे एमआरएनए यहाँ पे लग गया और ये टीआरएनए जो होता है ये यहाँ पे आके लग जाएगा और जैसे जैसे जो भी इंफॉर्मेशन एमआरएनए यहाँ पे दिखा रहा है एंटी कोडोन लूप जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे एमिनो एसिड को बाइंड करता चला जाएगा। यहाँ पे एमिनो एसिड बाइंड होता है एंड फिर वो एमिनो एसिड बाइंड करके तुम्हारा प्रोटीन जो है रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को डिटेल तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सो ये क्वेश्चन है कि सो द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए दैट वुड बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेगमेंट विद द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द बेसिस है। अगर तुम्हारा टेम्पलेट सीक्वेंस ये है ना, ये तुम्हारा टेम्पलेट सीक्वेंस है, तो एमआरएनए का क्या उसका मतलब कि तुम्हारा सीक्वेंस होगा बता सकते हो आराम से। अगर तुम्हारा ये टेम्पलेट सीक्वेंस है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ऑब्वियसली
यहाँ पे एडेनिन की जगह पे तुम्हारा यूरेसिल आएगा, थायमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन को कोड करेगा, है ना। साइटोसिन तुम्हारा गुआनिन, साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन यूरासिल, है ना। तो तुम्हारा जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह से होगा। तो अगर क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आईएससी के लेवल का क्वेश्चन है कि तुम्हें एक टेम्पलेट बेस दे देता है और पूछता है कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, है ना। तो ये तुम्हारा सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब व्हाट इज जीन, एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स, है ना। जीन्स जो होता है एक कंप्लीट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है दैट कैरीज अ बेसिस सीक्वेंस दैट डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन, टीआरएनए और एमआरएनए। जीन उस पार्ट को कहते हैं, है ना, जो कि एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बेसिस होता है और एक कंप्लीट तुम्हारा प्रोटीन का सिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। सो देयर आर मेनी जीन इन वन डीएनए मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एक्सोन, वो पार्ट जो कि अपने आप को ट्रांसक्राइब करे एमआरएनए टू कोड फॉर अ प्रोटीन और आरएनए इज नोन एज द एक्सोन। सो द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट व्हेन ट्रांसक्राइब कोड फॉर ए प्रोटीन और एमआरएनए। वो पार्ट जो कि अपने आप को ट्रांसक्राइब नहीं करे, है ना, वो हिडन हो और फॉर ए पर्टिकुलर टाइम वो किसी भी तरह के सिंथेसिस में नहीं अपने आप को पार्टिसिपेट करे, दैट part is known as the introns. So the section of DNA that doesn't code for anything functional is known as the intron. So एक डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। सो एक पर्टिकुलर जीन में, है ना, तुम्हारा अगर एंट्रोन्स को स्प्लाइस आउट करके सिर्फ एक्सोन पार्ट जो होगा वही तुम्हारा जीन का, उसका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो जीन कहा जाएगा, क्योंकि वही जीन जो होगा वो तुम्हारा फंक्शनल प्रोटीन या तुम्हारा एमआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। अब देखो, तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो डीएनए होता है वो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंडर्ड तो वो सब में रहेगा, लेकिन वो लीनियर हो सकता है ना। लीनियर होता है हमारे क्रोमोजोम में, हमारा जो ह्यूमन का जो क्रोमोजोम होता है वो लीनियर होता है, बट ये सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हमने जो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन हमारे अंदर भी जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें कुछ पार्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड कुछ जो वायरसेस होते हैं लाइक जो पॉक्स वायरसेस होते हैं उसमें सर्कुलर डीएनए होता है। और तुम लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होता है वो सर्कुलर होता है, और यही वजह है कि इंडो सिम्बायोंट थ्योरी दिया गया था जिसमें ये बताया जाता है कि जो हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये कुछ प्रोकैरियोटिक सेल से ओरिजिनेट हुआ है। कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को मतलब कि अपने अंदर रहने की वो जगह देते हैं, मतलब इंडो सिम्बायोंट एक दूसरे के अंदर वो सिम्बायोंट के रूप में रहते हैं, एंड फिर फाइनली इवोल्यूशन के थ्रू जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो जेनेटिक एनालिसिस है ना, वो ये शो करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस जैसे प्रोकैरियोट में कंप्लीट जो एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो अपना सिंथेसाइज कर सकता है, अपना डीएनए खुद सिंथेसाइज कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। उसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो ऑटो सेमी ऑटोनोमस इन नेचर होता है, यानी कि वो बहुत सारे फंक्शन को वो खुद ही डायरेक्ट कर सकता है, वो अपना डीएनए खुद बना सकता है ना। और कुछ ही एक आधा प्रोटीन के लिए वो न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंड करता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी तुम्हारा सर्कुलर डीएनए होता है और वो सेमी ऑटोनोमस इन फंक्शन होता है। इसी तरह जो तुम्हारा वायरस होता है, वायरस में तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल होता है, इधर डीएनए होता है या आरएनए होता है ना। और डीएनए भी किसी में तुम्हारा लीनियर होता है और किसी में सर्कुलर होता है, किसी में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, किसी में डबल स्टैंडर्ड होता है। सो ये जो है वायरस के पार्ट में तुम लोग को शायद वायरस खत्म कर चुके हैं, या अगर आएगा तो मतलब वायरस में सारा कुछ तुम्हें ये डिटेल स्ट्रक्चर वायरस तुम लोग को खत्म कराया जा चुका है, और उसमें ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो डीएनए लीनियर जो डीएनए होता है वो किस वायरस में पाया जाता है, जो सर्कुलर डीएनए होता है वो किस पार में पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस पार्ट वायरस में पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस पार्ट में पाया जाता है। सो ये ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है कि डबल से कुछ जो रियो वायरस होते हैं उसमें तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एंड जो एचआईवी वायरस या जो तुम्हारा कोरोना वायरस, जो आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो आरएनए है। अमर का बार बार लग रहा है एग्जिट हो जा रहा है, फिर एंट्री मार रहा है तो हैंग हो जा रहा है। अब देखो
जो रेट्रोवायरस रेप्लिकेशन होता है, रेट्रोवायरस रेप्लिकेशन यानी कि हालांकि ये वायरस में इसकी स्टडी की जा चुकी है कि जिस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम होता है, उसको हम लोग रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो ऐसे वायरस में कैसे मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होता है ना? तो इसमें बताया जा चुका है कि जो रेट्रोवायरस ग्रुप के जो वायरस होते हैं उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, और वो जो वायरस होता है वो सबसे पहले तुम्हारा आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस करता है, जिससे कि तुम्हारा डीएनए का फर्स्ट पहले डीएनए बनता है, क्योंकि जो तुम्हारा सेंट्रल डोग्मा है वो क्या कहता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, देन आरएनए से प्रोटीन बनेगा। लेकिन जब ये रेट्रोवायरस आया तो जो तुम्हारा